परिक्षेपण की माप। इस अध्याय के अध्ययन के बाद आप इस योग्य होंगे कि औसतों की सीमाएं जान सकें, परिक्षेपण के माप की आवश्यकता को समझ सकें, परिक्षेपण के विभिन्न मापों का परिगणन कर सकें, मापों का परिकलन और उनकी तुलना कर सकें, निक्षेप्य एवं सापेक्ष के मापों के बीच भेद कर सकें। प्रस्तावना। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से आंकड़ों का एक प्रतिनिधि मान के रूप में समेटा जा सकता है, लेकिन वह मान आंकड़ों में विद्यमान परिवर्तनशील को नहीं दर्शाता है। इस अध्याय में आप उन मापों का अध्ययन करेंगे जो आंकड़ों में परिवर्तनशीलताओं को मापने का प्रयास करते हैं। तीन मित्र राम, रहीम और मारिया चाय पीते हुए बातचीत कर रहे हैं। उनकी आपसी बातचीत के दौरान उनके अपने परिवार की आय के बारे में चर्चा होने लगी। राम बताता है कि उसके परिवार में 4 सदस्य हैं और उसके परिवार के सदस्यों की औसत आय 15,000 रुपये है। रहीम बताता है कि उसके परिवार की औसत आय भी उतनी है, किंतु उसके परिवार में 6 सदस्य हैं। मरिया बताती हैं कि उसके परिवार में सदस्य 5 हैं, उनमें से एक काम नहीं करता है। वह भी परिकलन कर के बताती है कि उसके परिवार की भी औसत आय 15,000 रुपये है। ये तीनों काफी आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मारिया के पिता की आय बहुत अधिक है। उन्होंने विस्तार से पता किया और निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्र किया। परिवार की आय रुपए में क्रम संख्या राम, रहीम और मारिया। एक 12,000 रुपये कमाता है, 7,000 जीरो कमाता है, दूसरा 14,000 कमाता है, 10,000 कमाता है, 7,000 कमाता है, तीसरा 16,000 कमाता है, 14,000, 8,000, चौथा 18,000, 17,000, 10,000, पांचवा 20,000, 50,000, छठवां 22,000। कुल आय 60,000, 90,000, 75,000। औसत आय 15,000, 15,000, 15,000। क्या आपने ध्यान दिया कि सबके औसत एक जैसे हैं, परंतु व्यक्तिगत आय में बहुत भिन्नताएं हैं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि औसत वितरण के केवल एक पहलू के बारे में बताता है, अर्थात मानों का प्रतिनिधि आकार। इसे बेहतर ढंग से समझने के लिए आपको मानों के प्रसरण को जानने की आवश्यकता है। आप देख सकते हैं कि राम के परिवार में आय की भिन्नता अपेक्षाकृत कम है, रहीम के परिवार में आय की यह भिन्नता काफी अधिक है, जबकि मारिया के परिवार में यह भिन्नता अधिकतम है। केवल औसत का ज्ञान अपर्याप्त है। यदि आप किसी अन्य मान की जानकारी हो, जो मान में विचरण, आप औसत तापमान तो सही है, आप अच्छा ही महसूस कर रहे होंगे। ये टेलीविजन पे दिखा रखा है, माइक्रो रेफ्रिजरेटर और फ्रीजिंग में भी दिखा रखा है की मात्रा को प्रदर्शित करता है, तो उस वितरण के बारे में आपका ज्ञान बढ़े जाएगा। उदाहरण के लिए प्रति व्यक्ति आय केवल औसत आय को प्रदर्शित करती है। परिक्षेपण की माप आपको आय की असमानताओं के बारे में बता सकता है। इस तरह से समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों के सापेक्ष जीवन स्तर के बारे में आपकी जानकारी में वृद्धि होगी। परिक्षेपण यह दर्शाता है कि वितरण का मान उसके औसत मान से कितना भिन्न है। विचरण विभिन्नताओं के विस्तार को निर्धारित करने हेतु कुछ निश्चित ताप माप है, जो इस प्रकार है। परास, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन। इन मापों के अतिरिक्त जो संख्यात्मक मान देते हैं, परिक्षेपण के अनुमान के लिए आलेखित विधि भी है। परास एवं चतुर्थक विचलन परिक्षेपण की माप उस प्रसरण के परिकलन द्वारा करते हैं जिसमें ये मान निहित होते हैं। माध्य विचलन तथा मानक विचलन औसत से मानों के अंतर की मात्रा को मापते हैं। मानों के प्रसरण पर आधारित माप परास रेंज। परास किसी वितरण में अधिकतम L और न्यूनतम S मानों के बीच का अंतर, अतः R बराबर L माइनस S। परास का अधिकतम मान अधिक परिक्षेपण दर्शाता है और इसके विपरीत मान निम्न परिक्षेपण को दर्शाता है। क्रियात्मक गतिविधियां। निम्नलिखित मानों को देखें: 20, 30, 40, 50, 200। परास का परिकलन कीजिए। यदि आंकड़ा समुच्चय के मान 200 से नहीं हो तो परास क्या होगा? यदि 50 के स्थान पर 150 हो तो परास क्या होगा? परास टिप्पणी। परास चरम मान के द्वारा आंशिक रूप से प्रभावित होता है। यह सभी मानों पर आधारित नहीं है,
जब तक न्यूनतम और अधिकतम मान अपरिवर्तित रहते हैं तब तक दूसरे मानों में कोई भी बदलाव परास को प्रभावित नहीं करता है। इसे मुक्तांक बारंबारता वितरण में परिकलित नहीं किया जा सकता। कुछ सीमाओं के होते हुए भी परास अपनी सरलता के कारण आसानी से समझा एवं बहुधा प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए हम लोग दूरदर्शन पर विभिन्न शहरों का दैनिक अधिकतम एवं न्यूनतम तापमान देखते रहते हैं और तापमान विविधता के आधार पर उनके बारे में राय बनाते हैं। मुक्तांक वितरण वे हैं जिनमें या तो न्यूनतम वर्ग की निम्न सीमा या उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा या दोनों ही निहित होती है। क्रियात्मक गतिविधियां: एक समाचार पत्र में 10 कंपनियों के शेयर के 52 सप्ताहों के उच्च एवं निम्न मूल्यों के आंकड़ों को संग्रहित कीजिए। शेयर कीमतों के परास का परिकलन कीजिए। इस कंपनी का शेयर सर्वाधिक अस्थिर एवं कौन सा सर्वाधिक स्थिर है? चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डेविएशन। किसी वितरण में उच्च या निम्न किसी भी चरम मान की उपस्थिति परिक्षेपण के मापों के रूप में परास की उपयोगिता को घटा सकती है। इसीलिए आपको एक ऐसे माप की जरूरत हो सकती है जो कि बाह्य मूल्यों के अनुचित रूप से प्रभावित न हो। ऐसी स्थिति में यदि संपूर्ण आंकड़ों को 4 बराबर भागों में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक में मानों का 25% भाग समाहित होगा, जिससे हमें चतुर्थकों एवं माध्यिका के मान प्राप्त होता है, जिनके बारे में आप पहले ही अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं। उच्च एवं निम्न चतुर्थक क्रमशः Q3 एवं Q1 का प्रयोग अंतर चतुर्थक परास के परिकलन में किया जाता है, जो Q3 माइनस Q1 है। अंतर चतुर्थक परास किसी वितरण में माध्य के 50% मानों पर आधारित होता है, अतः वह चरम मान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। अंतर चतुर्थक परास के आधे को चतुर्थक विचलन QD कहा जाता है। QD बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2। चतुर्थक विचलन को अंतर चतुर्थक परास भी कहा जाता है। असामूहिक आंकड़ों के लिए परास और चतुर्थक विचलन का परिकलन है। उदाहरण: एक निम्नलिखित परीक्षणों का परास और चतुर्थक विचलन परिकलित कीजिए। 20, 25, 29, 30, 35, 39, 41, 48, 51, 60 और 70 स्पष्ट परास 70 माइनस 20 बराबर 50 है। चतुर्थक विचलन के लिए हमें उच्च Q3 एवं निम्न Q1 के मान का परिकलन करने की आवश्यकता होती है। Q1 का मान n+1 डिवाइड बाई 4 वे पद का आकार है। जहां चूंकि n 11 है, Q1 तीसरे पद का आकार है, क्योंकि मानों को पहले ही आरोही क्रम में व्यवस्थित किया हुआ है। यह देखा जा सकता है कि Q1 तीसरा मान 29 है। यदि ये मान एक क्रम में नहीं हो तो आप क्या करेंगे? ठीक इसी तरह से Q3 3n+1 डिवाइड बाई 4 में पद का आकार है, अर्थात 9वें पद का मान 51 है। अतः Q3 बराबर 51, QD बराबर Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, 51 माइनस 29 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 11। क्या आपने ध्यान दिया है कि QD माध्यिका से चतुर्थकों का औसत अंतर है? क्रियात्मक गतिविधि माध्यिका का परिकलन कीजिए और जांच कीजिए कि उपयुक्त कथन सही है या नहीं। बारंबारता वितरण के लिए परास और चतुर्थक विचलन का परिकलन कीजिए। उदाहरण 2: किसी कक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों के वितरण में परास एवं चतुर्थक विचलन का परिकलन कीजिए। सारणी 6.1 वर्ग अंतराल छात्रों की संख्या CI और F 0 से 10 5, 10 से 20 8, 20 से 40 16, 40 से 60 7, 60 से 90 4 बराबर रूल टोटल 40। परास उच्चतम वर्ग की उच्च सीमा तथा निम्न वर्ग की निम्न सीमा के बीच का अंतर है। इसीलिए परास 90 माइनस 0 बराबर 90 है। चतुर्थक विचलन के लिए सबसे पहले संचयी बारंबारता को निम्न अनुसार परिकलित कीजिए। वर्ग अंतराल CI बारंबारता F संचयी बारंबारता CF 0 से 10 5 0 5, 10 से 20 8 13, 20 से 40 16 29 और 40 से 60 7 36, 60 से 90 4 40, n बराबर 40। एक सतत श्रृंखला में Q1 का मान n/4 वे मद का आकार है, अतः यह 10वें मद का आकार है, जो कि वर्ग 10 से 20 में निहित है। अतः Q1 वर्ग 10 से 20 में निहित है। Q1 का सही मान परिकलित करने हेतु निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त होते हैं। Q1 = L + n/4 माइनस CF/F × I, जहाँ पर L बराबर 10 संगत चतुर्थक वर्गों की निम्न सीमा, CF बराबर 5 चतुर्थक वर्गों के पूर्वोत्तरी वर्ग के लिए CF का मान, I बराबर 10 चतुर्थक वर्ग का अंतराल, F बराबर 8 चतुर्थक वर्ग की बारंबारता। अतः Q1 बराबर 10 +
10-5/8 × 10 16.25। ठीक इसी तरह से Q3 का मान 3n/4 पद का आकार है, अर्थात 30वें पद का मान जो वर्ग 40 से 60 में निहित है। अब Q3 के सूत्र का प्रयोग करते हुए इसके मान को निम्न तरीके से परिकलित किया जा सकता है। Q3 बराबर L+3n/4 -CF/F × I। Q3 = 40 + 30 - 29/7 × 20। Q3 = 42.87। QD = 42.87 - 16.25 / 2 = 13.31। विविक्त एवं विशिष्टगत श्रृंखलाओं में Q1 का मान n+1/4वें पद का आकार है, लेकिन सतत वितरण में यह मान n/4वें पद का आकार होता है। ठीक इसी प्रकार से Q3 और माध्यिका के लिए n+1 का जगह में n प्रयुक्त होता है। यदि समूचे समूह को दो बराबर भागों में बांटा जाए और प्रत्येक भाग की माध्यिका परिकलित की जाए तो आपके पास बेहतर छात्रों की माध्यिका तथा कमजोर छात्रों की माध्यिका होगी। ये माध्यिकाएं समूचे समूह की माध्यिका से औसतन 13.31 से भिन्न है। ठीक इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपके पास एक कस्बे के लोगों की आय के आंकड़े हैं तो सभी लोगों की माध्यिका आय परिकलित की जा सकती है। अब यदि सभी लोगों को दो बराबर भागों में धनी एवं निर्धन समूहों में बांटा दिया जाए तो माध्यिका परिकलित की जा सकती है। चतुर्थक विचलन आपको धनी समूहों से संबंधित तथा निर्धन समूहों से संबंधित माध्यिकाओं के पूरे समूह की माध्यिका से औसत अंतर को बताएगी। सामान्यतः चतुर्थक विचलन मुक्तांक वितरण के लिए परिकलित किया जा सकता है और यह चरम मानों द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित नहीं होता है। औसत से परिक्षेपण के माप, आपको याद होगा कि परिक्षेपण हमें बतलाता है कि किसी वितरण के विभिन्न मदों का मान वितरण के औसत मान से किस सीमा तक भिन्न है। परास और चतुर्थक विचलन मापों में उपयोगी नहीं है। मान अपने औसत से कितनी दूर है, फिर भी मानों के प्रसरण के परिकलन द्वारा वे परिक्षेपण के बारे में एक अच्छा अनुमान देते हैं। दो माप जो कि मानों के अपने औसत से विचलन पर आधारित होते हैं वे हैं माध्य विचलन और मानक विचलन। चूंकि औसत एक केंद्रीय मान है, कुछ विचलन धनात्मक और कुछ ऋणात्मक होते हैं। अगर उन्हें ऐसे ही जोड़ दिया जाए तो जोड़ से कोई परिणाम नहीं निकलेगा। वास्तव में समांतर माध्यम से विचलनों का योग सदैव शून्य होता है। मानों के निम्न दो समुच्चय को देखें। समुच्चय अ 5, 9, 16, समुच्चय ब 1, 9, 20। आप देख सकते हैं कि समुच्चय ब में मान अपने औसत से अधिक दूर है और इसीलिए समुच्चय अ के मानों की अपेक्षा अधिक प्रसारित है। यहाँ समांतर माध्यम से विचलन को परिकलित कीजिए और फिर उन्हें जोड़ दीजिए। आपने क्या देखा? अब यही क्रिया माध्यिका के साथ दोहराइए। क्या आप परिकलित मानों से विचरण की मात्रा पर टिप्पणी कर सकते हैं? माध्य विचलनों के संकेतों की अपेक्षा करके इस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, अर्थात यह सभी विचलनों को धनात्मक मानता है। मानक विचलनों के लिए पहले विचलनों के वर्गों का परिकलन करके उनका औसत निकाला जाता है। इसके बाद औसत का वर्गमूल निकाला जाता है। अब हम विस्तार से इन पर चर्चा करेंगे। माध्य विचलन, मीन डेविएशन, मान लीजिए 5 कस्बे ABCDE हैं के लिए कॉलेज प्रस्तावित किया जाता है। ये कस्बे एक सड़क के किनारे इस क्रम में स्थित हैं कि एक कस्बे से दूसरे कस्बे की दूरी किलोमीटर में तथा छात्रों की संख्या नीचे दी जा रही है। कस्बे ए से दूरी छात्रों की संख्या A 0, 90, 20, 2, 150, C 6, 100, D 14, 200, E 18, 80, 620। यदि कॉलेज कस्बा ए में स्थित होता है तो कस्बा बी के 150 छात्र 2 किमी प्रति छात्र के हिसाब से कुल 300 किमी यात्रा करके कॉलेज पहुंचेंगे। उद्देश्य यह है कि ऐसी जगह पता करें जिससे छात्रों को कम से कम औसत दूरी की यात्रा करनी पड़े। यदि आप देख सकते हैं कि यदि कॉलेज ए कस्बे में स्थित होता है तो छात्रों का औसत अधिक यात्रा करनी होगी। यदि कॉलेज किसी मध्यवर्ती जगह पर स्थित होता है तो उन्हें अपेक्षाकृत कम यात्रा करनी पड़ेगी। माध्य विचलन औसत से अंतरों का समांतर माध्य है। यहाँ पर युक्त उपयुक्त सांख्यिकी उपकरण है जिससे छात्रों द्वारा तय की गई औसत दूरी का आकलन किया जा सकता है। माध्य विचलन औसत या तो समांतर माध्य है या माध्यिका। चूंकि बहुलक एक स्थिर औसत नहीं है अतः माध्य विचलन के परिकलन हेतु इसका प्रयोग नहीं किया जाता है।
क्रियात्मक गतिविधियां, यदि कॉलेज कस्बा ए या कस्बा सी या कस्बा ई में स्थापित होता है तो छात्रों द्वारा यात्रा की गई कुल दूरी की परिकलन कीजिए। इसके साथ ही यदि कस्बा ई और ए के ठीक बीच में स्थित होता है तो भी दूरी परिकलित कीजिए। बताइए कि आपकी राय में यदि हर कस्बे में एक छात्र हो तो कॉलेज कहाँ पर स्थापित होना चाहिए? क्या इससे आपका उत्तर बदल जाता है? और सामूहिक आंकड़ों के लिए समांतर माध्य से माध्य विचलन का परिकलन प्रत्यक्ष विधि, इस विधि के निम्नलिखित चरण होते हैं। मानों का समांतर माध्य परिकलित किया जाता है, प्रत्येक मान और समांतर माध्य के बीच अंतर का परिकलन किया जाता है। ये सभी अंतर धनात्मक माने जाते हैं, इन्हें डी मॉड द्वारा दर्शाया जाता है। इन अंतरों का समांतर माध्य माध्य विचलन अर्थात एम डी बराबर समेशन मॉड डी डिवाइडेड बाई एन। उदाहरण के लिए निम्नलिखित मानों का माध्य विचलन परिकलित कीजिए। 2, 4, 7, 8 और 9। समांतर माध्य ए एम बराबर समेशन एक्स बटे एन अर्थात 30/5 बराबर 6 एक्स मॉड डी। 2, 4, 4, 2, 7, 1, 8, 2, 9, 3, कुल टोटल 12 अर्थात एम डी एक्स बार बराबर 12/5 अर्थात 2.5। कल्पित माध्य विधि, माध्य विचलन कल्पित से परिकलित विचलनों द्वारा भी निकाला जा सकता है। यह विधि विशेष रूप से तब अपनाई जाती है जब वास्तविक माध्य भिन्नात्मक संख्या में होता है। यह ध्यान रखें कि कल्पित माध्य वास्तविक मान के निकट हो। उदाहरण 3 के मानों के लिए मान 7 को कल्पित माध्य लेकर माध्य विचलन निम्न तरह से परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण 4 के लिए एक्स मॉड डी 2, 5, 4, 3, 7, 0, 8, 1, 2, 9, 2, 11। ऐसे मामलों में निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त होता है। एम डी एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एम डी मॉड प्लस एक्स बार माइनस ए एक्स बार कोष्टक बंद समेशन एफ बी माइनस समेशन एफ ए ब्रैकेट बंद एन, जहां पर समेशन मॉड डी कल्पित माध्य के लिए गए निरपेक्ष विचलनों का योग है। समेशन एक्स बार माध्य वास्तविक माध्य है। ए एक्स बार कल्पित माध्य है जो विचलन के परिकलन में प्रयुक्त होता है। समेशन एफ बी वास्तविक माध्य तथा उससे नीचे के मानों की संख्या एफ ए वास्तविक माध्य से ऊपर के मानों की संख्या है। सूत्रों में मानों को प्रतिस्थापित करने पर एम डी एक्स बार इक्वल टू 11 प्लस 6 माइनस 7 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 5 बराबर 12/5 इक्वल 2.5 2.4। और सामूहिक आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन विधि, उदाहरण 3 के मानों को प्रयोग करते हुए माध्यिका से माध्य विचलन को निम्न प्रकार से परिकलित किया जा सकता है। माध्यिका को परिकलित कीजिए जो 7 है। माध्यिका से निरपेक्ष विचलन परिकलित कीजिए जो मॉड डी के रूप में दिखाई। ये इन निरपेक्ष विचलनों का औसत ज्ञात कीजिए। यह माध्य विचलन है। उदाहरण 5 एक्स मॉड डी बराबर एक्स माइनस माध्यिका का मॉड 2, 5, 4, 3, 7, 0, 8, 1, 9, 2 टोटल 11। माध्यिका से माध्य विचलन इस प्रकार होती है। एम डी मीडियन बराबर समेशन मॉड डी डिवाइड बाई एन 11/5 इक्वल टू 2.2। संक्षिप्त विधि द्वारा माध्य विचलन को परिकलित करने हेतु किसी मान एक को विचलन के परिकलन के लिए प्रयुक्त किया जाता है और इसके लिए निम्न सूत्र एम डी मीडियन बराबर समेशन मॉड डी प्लस मीडियन माइनस ए समेशन एफ बी माइनस एफ पे डिवाइड बाई एन, जहां पर ए एक स्थिरांक है जिससे विचलनों को परिकलित करते हैं। अन्य संकेतांक वैसे ही रहेंगे जैसे कि कल्पित माध्य विधि में है। सतत वितरण के लिए माध्य से माध्य विचलन सारणी 6 कंपनियों का लाभ लाख रुपए में वर्ग अंतराल कंपनियों की संख्या बारंबार 10 से 20, 5, 20 से 30, 8, 30 से 50, 16, 50 से 70, 8, 70 से 80, 3, 40। चरण वितरण का माध्य परिकलित कीजिए। माध्य से वर्गों के मध्य बिंदुओं का निरपेक्ष विचलन मॉड डी परिकलित कीजिए। एफ मॉड डी का मान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मॉड डी का मान इसकी संगत बारंबारता से गुणा कीजिए और इन्हें जोड़कर समेशन एफ मॉड डी प्राप्त कीजिए। निम्न सूत्रों का प्रयोग कीजिए। एम डी एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ मॉड डी डिवाइड बाई एफ। सारणी 6.2 में वितरण का माध्य विचलन निम्नानुसार भी परिकलित कर सकते हैं। उदाहरण 6 वर्ग अंतराल बारंबारता मध्य बिंदु मॉड डी एक्स बार इक्वल 40.5 एफ मॉड डी 10 से 20, 5, 15, 25.5 127.5 20 से 30, 8, 25, 15.5 124.0 30 से 50, 16, 40 0.5 8 50 से 70, 8, 60 19.5 156 70 से 80 3, 75 34.5 103.5 40 519 एम डी एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ
डी का मान डिवाइड बाई समेशन एफ इक्वल 519/40 12.97 5 माध्यिका से माध्य विचलन सारणी 6 वर्ग अंतराल बारंबारता 20 से 30 5 30 से 40 10 40 से 60 20 60 से 80 9 80 से 90 6 50 माध्यिका से माध्य विचलन परिकलित करने की प्रक्रिया ठीक वैसी ही है जैसी कि माध्य से माध्य विचलन के लिए होती है, सिवाय इसके की विचलन माध्यिका से लिए जाए जैसा कि नीचे दिखाया गया है। उस उदाहरण 7 वर्ग अंतराल बारंबारता मध्य बिंदु माड डी एम बराबर 40.5 एफ माड डी 20 से 30 5 25 25 125 30 से 40 10 35 15 150 40 60 20 50 0 0 60 से 80 9 70 20 180 80 90 6 85 35 210 50 665 एम डी मीडियन बराबर समेशन एफ मॉड डी डिवाइड बाई समेशन एफ 665 डिवाइड बाई 50 बराबर 13.3 माध्य विचलन टिप्पणी माध्य विचलन सभी मानों पर आधारित होता है, अतः एक भी मान में परिवर्तन इस पर प्रभाव डालेगा। यदि इसे माध्यिका से परिकलित किया जाए तो माध्य विचलन निम्नतम होगा, अर्थात यदि इसे माध्य से परिकलित किया जाए तो यह अधिक होगा, परंतु यह विचलनों के चिन्हों को अपेक्षा करता है और मुक्तांक वितरण के लिए परिकलित नहीं किया जा सकता। मानक विचलन स्टैंडर्ड डेविएशन मानक विचलन माध्य से विचलनों के वर्गों के माध्य का धनात्मक वर्गमूल है। इसीलिए यदि 5 मान x1 x2 x3 x4 एवं x5 है तो सबसे पहले इनका माध्य परिकलित किया जाता है, इसके बाद माध्य से मानों में विचलन परिकलित किए जाते हैं, फिर इन विचलनों का वर्ग किया जाता है। इन वर्ग विचलनों का माध्य प्रसरण कहलाता है। प्रसरण का धनात्मक वर्गमूल मानक विचलन होता है। यह ध्यान दें कि मानक विचलन का परिकलन केवल माध्य के आधार पर होता है। असामूहिक आंकड़ों के लिए मानक विचलन का परिकलन व्यक्तिगत मानों के मानक विचलन के परिकलन के लिए 4 वैकल्पिक विधियां उपलब्ध हैं। इन सभी विधियों के द्वारा मानक विचलन का मान एक ही प्राप्त होता है। ये निम्न हैं: वास्तविक माध्य विधि, कल्पित माध्य विधि, प्रत्यक्ष विधि और पद विचलन विधि। पद विचलन विधि। वास्तविक माध्य विधि, मान लीजिए कि आपको निम्नलिखित मानों के मानक विचलन परिकलित करना है 5 10 25 30 50। इसका गणना के लिए प्रथम चरण यह होगा कि x बार इक्वल टू 5 + 10 + 25 + 30 + 50 बटे 5 120/5 बराबर 24। उदाहरण 8 x डी x - x बार डी स्क्वायर 5 - 19 1 361 10 - 14 196 25 + 1 1 30 + 6 36 50 + 26 676 0 1270। अब निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करके सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी स्क्वायर बटे एन तथा सिग्मा इक्वल टू समेशन x - x बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 1270/5 अर्थात अंडर रूट 254 बराबर 15.937। उपरोक्त उदाहरण में जिस मान से विचलन परिकलित किए गए हैं, क्या आपने उस मान पर ध्यान दिया? क्या यह वास्तविक माध्य है, कल्पित माध्य? इन्हीं मानों के विचलन को भी किसी भी स्वैच्छिक मान a x बार से परिकलित किया जा सकता है। d बराबर x माइनस ए एक्स बार अर्थात ए एक्स बार इक्वल 25 लेते हैं हुए मानक विचलन का अभिकलन नीचे दिखाया गया है। उदाहरण 9 x डी एक्स माइनस ए एक्स बार डी स्क्वायर 5 - 20 410 - 15 225 25 0 0 25 + 5 25 50 + 25 625 - 5 1275। मानक विचलन के लिए सूत्र सिग्मा इक्वल टू अंडर समेशन डी स्क्वायर बटे एन माइनस समेशन डी बटे एन का होल स्क्वायर सिग्मा इक्वल टू अंडर 275/5 - 5/5 का होल स्क्वायर बराबर अंडर 254 बराबर 15.937। इसे जान लें कि वास्तविक माध्य के अतिरिक्त अन्य किसी मान से विचलन का योग शून्य के बराबर नहीं होगा। प्रत्यक्ष विधि मानक विचलन को मानों से सीधे भी अर्थात विचलनों को बिना लिए भी परिकलित किया जा सकता है, जैसा कि नीचे दिखाया गया। उदाहरण 10 एक्स स्क्वायर 5 का 25 10 का 100 25 का 625 30 का 900 50 का 2500 120 और 4150। यहाँ विचलन शून्य से लिए गए माने जा सकते हैं। यहाँ निम्नलिखित सूत्र प्रयुक्त किए जा सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट एक्स समेशन एक्स स्क्वायर बटे एन माइनस एक्स बार का स्क्वायर या सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 41 50/5 - 24 का स्क्वायर अर्थात सिग्मा इक्वल टू अंडर 254 बराबर 15.937। मानक विचलन उस स्थिरांक के द्वारा प्रभावित नहीं होता है
जिससे कि विचलनों को परिकलित किया गया है। मानक विचलन के इस सूत्र में स्थिरांक का मान दृश्य नहीं होता, इसीलिए मानक विचलन उद्गम से स्वतंत्र होते हैं। पद विचलन विधि, यदि मान किसी समापवर्तक से विभाजित है तो उन्हें इससे विभाजित किया जा सकता है और मानक विचलन को प्राप्त मानों से निम्नानुसार परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए उदाहरण 11, चूंकि सभी 5 मान समापवर्तक 5 से विभाजित हैं, अतः विभाजन करके हमें निम्न प्राप्त करते हैं। यक्स एक्स बार डी डैश एक्स माइनस ए एक्स बार डैश डी स्क्वायर का डी डैश का स्क्वायर 5 1 माइनस 3.8 14.44 10 2 माइनस 2.8 7.84 25 5 0.2 0.04 30 6 1.2 1.44 50 10 5.2 27.040 और 50.80। ऊपर दी गई सारणी एक्स डैश बराबर एक्स बार बटे सी, जहां पर सी समापवर्तक है। प्रथम प्रारण एक्स डैश बार बराबर 1 + 2 + 6 + 10 यानी 24/5 बराबर 4.8। मानक विचलन के परिकलन हेतु निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी डैश का स्क्वायर बटे एन इंटू सी। मानों को प्रतिस्थापित करने पर सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट 50.80 बटे 5 सिग्मा बराबर अंडर रूट 10.16 7 सिग्मा बराबर 15.937। वैकल्पिक तौर पर किसी भी समापवर्तक द्वारा मानों को विभाजित करने की अपेक्षा विचलनों की गणना और किसी समापवर्तक से विभाजित किया जा सकता है। मानक विचलन का परिकलन निम्नानुसार किया जा सकता है। उदाहरण 12, एक्स डी बराबर एक्स माइनस 25 डी डैश बराबर डी बाई 5 डी स्क्वायर 5 माइनस 20 4 16 10 माइनस 15 माइनस 3 9 25 0 0 0 30 + 5 + 1 1 50 + 25 5 25 माइनस 1 51। यहाँ विचलन के स्वैच्छिक मान 25 से परिकलित किया गया है। विचलनों को विभाजित करने के लिए समापवर्तक 5 को प्रयोग किया गया है। सिग्मा बराबर अंडर सिग्मा समेशन डी डैश का स्क्वायर बटे एन माइनस समेशन डी डैश बटे एन इंटू सी सिग्मा इक्वल टू अंडर 51/5 माइनस 1 बटे 5 का होल स्क्वायर इंटू 5 अर्थात सिग्मा बराबर अंडर रूट 10.16 गुणे 5 अर्थात 15.937। मानक विचलन पैमाने पर स्वतंत्र नहीं होता है, अतः यदि मान या विचलन एक समापवर्तक से विभाजित होते हैं तो मानक विचलन ज्ञात करने के लिए समापवर्तक मान सूत्र में प्रयुक्त होते हैं। सतत बारंबारता वितरण में मानक विचलन असामूहिक आंकड़ों की भांति सामूहिक आंकड़ों के लिए निम्न मानक विचलन को किसी भी निम्नलिखित विधि के द्वारा परिकलित किया जा सकता है। वास्तविक माध्य विधि, कल्पित माध्य पद विचलन। वास्तविक माध्य विधि सारणी 6.2 में दिए गए मानों के लिए मानक विचलन को निम्नानुसार परिकलित किया जा सकता है। उदाहरण 13 1 2 3 4 5 6 7 CI FM FM डी एफ डी स्क्वायर 10 से 20 5 15 75 माइनस 25.5 माइनस 127.5 32 51.25 20 से 30 8 25 200 माइनस 15.5 माइनस 124 1922 30 से 50 16 40 640 माइनस 0.5 माइनस 8 4 50 से 70 8 60 480 प्लस 19.5 156 30 42 70 से 80 3 75 225 34.5 103.5 35 70.75 40 1620 0 11,790 निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। वितरण का माध्य परिकलित कीजिए। एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ एम बटे समेशन एफ बराबर 1620 बटे 40 बराबर 40.5। माध्य से मध्य बिंदुओं का विचलन परिकलित कीजिए ताकि डी बराबर एक्स माइनस एम माइनस एक्स बार स्तंभ 5 से एफ डी मान स्तंभ 6 को पाने हेतु विचलन के साथ उसकी संगत बारंबारता को गुणा कीजिए। ध्यान दें कि समेशन एफ डी बराबर 0 समेशन एफ डी मानों को डी मान के साथ गुणा करके एफ डी स्क्वायर परिकलित कीजिए। स्तंभ 7 इन्हें जोड़ कर समेशन एफ डी स्क्वायर प्राप्त कीजिए। निम्न सूत्र का प्रयोग कीजिए। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट समेशन डी एफ डी स्क्वायर बटे एन अर्थात अंडर रूट 11,790 बटे 40 यानी 17.168। कल्पित माध्य से उदाहरण 13 के मानों के लिए मानक विचलन को एक कल्पित माध्य जैसे 40 से विचलन लेकर निम्नानुसार परिकलित किया जा सकता
है उदाहरण 4। एक उदाहरण 14, 1 2 3 4 5 6 7 सी आई एफ एफ के बाद एम डी एफ डी स्क्वायर 10 से 20 5 15 -25 -125 31 25 20 से 30 में 8 25 -15 -120 1800 30 से 50 में 16 40 0 0 0 50 से 70 में 8 60 प्लस 120 160 3200 70 से 80 3 75 प्लस 3500 105 36 75 40 प्लस 20 11,800। निम्न चरण आवश्यक है। वर्गों के मध्य बिंदु परिकलित करें। स्तंभ 3, किसी कल्पित माध्य से मध्य बिंदु के विचलन परिकलित कीजिए जैसा कि डी बराबर एम माइनस। स्तंभ 4, कल्पित माध्य बराबर 40 है। कल्पित माध्य बराबर 40। एफ डी मान स्तंभ 5 को प्राप्ति है, जो डी के मानों को संगत बारंबारताओं से गुणा कीजिए। यह ध्यान दें कि इस स्तंभ का कुल योग शून्य नहीं है, चूंकि विचलनों को कल्पित माध्य से लिया गया है। डी स्तंभ 4 मानों के साथ एफ डी स्तंभ 5 मानों की गुणा कीजिए ताकि एफ डी स्क्वायर मान स्तंभ 6 प्राप्त हो सके। समेशन एफ डी स्क्वायर प्राप्त कीजिए। निम्नलिखित सूत्र द्वारा मानक विचलन का परिकलन किया जा सकता है। सिग्मा इक्वल टू अंडर रूट एफ समेशन एफ डी स्क्वायर बाई एन माइनस एफ डी बाई एन का होल स्क्वायर, या सिग्मा इक्वल टू अंडर 11,800/40 माइनस 20/40 का होल स्क्वायर, अर्थात सिग्मा बराबर अंडर 294.75 बराबर 17.168। पद विचलन विधि, यह विचलनों के मूल्य किसी समापवर्तक द्वारा विभाजित हो तो पद विचलन विधि से परिकलनों को सरल बनाया जा सकता है, जैसा कि नीचे उदाहरण में दिखाया गया है। उदाहरण 15, 1 2 3 4 5 6 7 सी आई एफ एम डी डी डैश एफ डी डैश का स्क्वायर 10 से 20 5 15 -25 -5 -25 125 एफ 20 से 30 8 25 -15 -3 -24 72 30 से 50 16 40 0 0 0 0 50 70 8 60 प्लस 120 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 32 प्लस 128 70 से 80 3 75 प्लस 35 प्लस 7 प्लस 21 147 40 प्लस 4 472 472। निम्नलिखित चरण आवश्यक होते हैं। वर्ग के मध्य बिंदुओं का परिकलन करें। स्तंभ 3 तथा किसी भी स्वैच्छिक मूल्य से इनका विचलन निकालें, जैसे कि कल्पित माध्य विधि से किया जाता है। इस उदाहरण में 40 से विचलन लिए गए हैं। कॉलम 4 विचलनों को समापवर्तक सी से भाग दें। उपयुक्त उदाहरण में सी बराबर 5 इस प्रकार से प्राप्त किए गए मूल्य डी स्तंभ 5 में दिए गए हैं। डी डैश मूल्यों के संगत एफ स्तंभ से गुणा करके, चूंकि जिससे एफ डी डैश मूल्य प्राप्त हो सके। स्तंभ 6, एफ डी डैश मूल्यों को डी डैश मूल्यों से गुणा करके एफ डी डैश स्क्वायर मूल्य स्तंभ 7 प्राप्त करें। स्तंभ 6 तथा स्तंभ 7 के मूल्यों को जोड़कर समेशन एफ डी डैश तथा समेशन एफ डी डैश का स्क्वायर मूल्यों को प्राप्त करें। निम्नलिखित सूत्र का प्रयोग करें। सिग्मा इक्वल टू अंडर समेशन एफ डी डैश बटे एस एफ माइनस समेशन एफ डी डैश बटे एस एफ का होल स्क्वायर इंटू सी, या सिग्मा इक्वल टू अंडर 472/40 माइनस 4/40 का होल स्क्वायर इंटू 5, या सिग्मा इक्वल टू अंडर 11.8 माइनस 0.1 इंटू 5, अर्थात सिग्मा इक्वल टू अंडर 11.75 इंटू 5, अर्थात सिग्मा बराबर 17.168। मानक विचलन टिप्पणी, मानक विचलन परिक्षेपण के मापों में सर्वाधिक विचलन है, क्योंकि यह सभी मानों पर आधारित होता है, इसीलिए किसी भी मान में परिवर्तन मानक विचलन के मान को प्रभावित करता है। यह उद्गम से स्वतंत्र है, पर स्केल से नहीं। इसके साथ ही यह कुछ उच्च सांख्यिकी विधियों में भी प्रयुक्त होता है। उच्च सांख्यिकी विधियों में भी प्रयुक्त होता है। परिक्षेपण के निरपेक्ष तथा सापेक्ष माप, अभी तक ऊपर वर्णित सभी माप परिक्षेपण के निरपेक्ष माप हैं। वे ऐसे मानों का परिकलन करते हैं जो कभी कभी निर्वचन में कठिन होते हैं। उदाहरण के लिए निम्नलिखित दो आंकड़ों के समुच्चय पर ध्यान दीजिए। समुच्चय क 500 700 1000, समुच्चय ख 1 लाख 1,20,000 1,30,000। मान लीजिए कि समुच्चय क के मान एक आइसक्रीम विक्रेता के दैनिक बिक्री का रिकॉर्ड है, जबकि समुच्चय ख के मान एक बड़े डिपार्टमेंट स्टोर की दैनिक बिक्री के समुच्चय क का परास 500 है, जबकि समुच्चय ख का परास 30,000 है। परास का मान समुच्चय ख में बहुत अधिक है। क्या आप यह कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट स्टोर की बिक्री में
विचरण अधिक है, यह बात आसानी से देखी जा सकती है कि समुच्चय क का उच्चतम मान निम्नतम मान का 2 गुना है, जबकि समुच्चय ख में यह केवल 30% अधिक है। अतः निरपेक्ष माप विचरण के प्रसरण के बारे में भ्रामक अनुमान दे सकते हैं, विशेष रूप से जब औसतों में महत्वपूर्ण अंतर हो। निरपेक्ष मापों की एक अन्य कमजोरी यह है कि इनका उत्तर उस इकाई में आता है जिसमें वास्तविक मान व्यक्त किए गए हों। फलस्वरूप यदि मानों को किलोमीटर में व्यक्त किया गया है तो परिक्षेपण भी किलोमीटर में ही व्यक्त होगा, लेकिन यदि ठीक वही मान मीटर में व्यक्त किए गए हों तो निरपेक्ष माप भी मीटर में ही होंगे, यदि और परिक्षेपण का मान 100 गुना प्रतीत होता होगा। इन समस्याओं के हल के लिए परिक्षेपण के सापेक्ष मान प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रत्येक निरपेक्ष माप का एक संबंध प्रतिरूप होता है, अतः परास के लिए परास गुणांक है जिसे निम्नानुसार परिकलित किया जाता है। निम्नानुसार परिकलित परास गुणांक बराबर L माइनस एस बटे L प्लस एस, जहाँ पर L अधिकतम मान होता है, S न्यूनतम मान होता है। ठीक इसी प्रकार से चतुष्क विचलन के लिए चतुष्क विचलन गुणांक है जिसे निम्नानुसार परिकलित किया जा सकता है। चतुर्थक विचलन गुणांक बराबर Q3 माइनस Q1 बटे Q3 प्लस Q1, जहाँ Q3 तृतीयक चतुर्थक तथा Q1 प्रथम चतुर्थक माध्य विचलन के लिए यह माध्य विचलन गुणांक है। माध्य विचलन गुणांक बराबर MD x बार बटे x बार अथवा MD मीडियन बटे मीडियन। इसलिए यदि माध्य के आधार पर माध्य विचलन का परिकलन होता है तो इसे माध्य द्वारा विभाजित करते हैं। यदि माध्य विचलन के परिकलन हेतु माध्य प्रयुक्त होता है तो इसे माध्यिका द्वारा विभाजित किया जाता है। मानक विचलन के लिए सापेक्ष माप के विचरण गुणांक कहा जाता है, जिसे परिकलन आगे दिया गया है। विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे समांतर माध्य गुणे 100। समांतर माध्य गुणे 100 इसे प्राय प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और परिक्षेपण का यह सर्वाधिक उपयुक्त होने वाला सापेक्ष माप है। चूंकि सापेक्ष माप उन इकाइयों में प्रयुक्त होते हैं जिन्हें मान व्यक्त किए गए हों, अतः इनकी तुलना विभिन्न इकाइयों में व्यक्त विभिन्न समूहों से भी की जा सकती है। लॉरेंज कर्व या लॉरेंज वक्र अब तक चर्चित परिक्षेपण के माप परिक्षेपण का एक संख्यात्मक मान देते हैं। वितरण में असमानता के अनुमान के लिए आरेखित माप जिसे लॉरेंज वक्र कहा जाता है भी उपलब्ध है। आपने ऐसे वक्तव्य सुने होंगे जैसे देश के 10% लोग देश की 50 राष्ट्रीय आय अर्जित करते हैं, जबकि 20% लोग 80% आय। इन संख्याओं से आय वितरण की असमानता के बारे में अनुमान प्राप्त होता है। लॉरेंज वक्र का प्रयोग संचयी रूप से व्यक्त सूचनाओं की असमानता की मात्रा को दर्शाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए आय को लॉरेंज वक्र आबादी के प्रतिशत और उसकी कुल आय के भाग से संबंध बताती है। यह 2 या 2 से अधिक वितरणों की परिवर्तनशीलता की तुलना में विशेष उपयोगी है, जिसे 2 या 2 से अधिक लॉरेंज वक्र एक ही अक्ष पर बनाकर तुलना की जा सकती है। सारणी 6.4 आय वर्ग में मध्य बिंदु वर्ग बारंबारता कुल आय बारंबारता की प्रतिशतता कुल आय का प्रतिशतता 1 2 3 4 5 6 x मध्य बिंदु से वर्ग बारंबारता f से 0 से 5000 में 25000 5 12500 10 1.29 5000 से 10000 में 7500 10 75000 20 और 7.7 10,000 से 20,000 में 15,000 18 27,000 36 27.76 20,000 से 40,000 में 30,000 10 3 लाख 20 और 30.85। इसी तरह आपको 40 से 50,000 के बीच में 45,000 7 3,15,000 14 32.37 योग 5 9,07,000 9,72,500 और टूल टोटल 100। सारणी 6.5 से कम संचयी बारंबारता एवं आय से कम रुपए में संचयी बारंबारता परसेंट में संचयी आय परसेंट में 5,000 10 1.29 10,000 30 9 20,000 66 36.76 40,000 86 67.61 50,000 100 100। लॉरेंज वक्र
का निर्माण। निम्न चरण अपनाना आवश्यक है। तालिका 6.4 के स्तंभ 2 को ज्ञात करने के लिए वर्गों के मध्य बिंदुओं का परिकलन कीजिए। प्रत्येक वर्ग के मध्य बिंदुओं को वर्ग की बारंबारता से गुणा करके कर्मचारियों की प्रत्येक वर्ग में अनुमानित कुल आय का परिकलन कीजिए। इस प्रकार तालिका 6.4 के कॉलम 4 को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वर्ग की बारंबारता की कुल बारंबारताओं के प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार तालिका 6.4 के स्तंभ 5 को ज्ञात कीजिए। प्रत्येक वर्ग की कुल आय को सभी वर्गों की कुल आय के समग्र योग के प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। इस प्रकार तालिका 6.4 के स्तंभ 6 को ज्ञात कीजिए। इससे कम संचयी बारंबारता और संचयी आय ज्ञात कीजिए। तालिका 6.5 का स्तंभ 2 कर्मचारियों की संचयी बारंबारता प्रदर्शित करता है। तालिका 6.5 का स्तंभ 3 इन व्यक्तियों को प्राप्त आय को दिखाता है। निर्देशांक 00 को 100 से जोड़ते हुए एक रेखा खींचिए। इसे सम वितरण की रेखा कहा जाता है, जिसे ओई रेखा द्वारा चित्र 6.1 में दिखाया गया है। 6.1 में ये दिखाया गया है। कर्मचारी के संचयी प्रतिशतों की क्षैतिज अक्ष पर तथा संचयी आय को ऊर्ध्वाधर अक्ष पर दिखाया गया। इस प्रकार हम इस रेखा को प्राप्त कर सकते हैं। ये लॉरेंज वक्र जो बिल्कुल और डॉट डॉट वाला समान वितरण कर्व से दिखाई गई है। आय का संचयी प्रतिशत ये दिखाया गया है ABCDE तक, जो 1.29 से स्टार्ट होता है और टोटल 100 तक जाता है। 36, 9, 36, 67.61 से 10, 20, 30, 66, 86 और 100 कर्मचारियों की संख्या का संचयी बारंबारता। लॉरेंज कर्व का अध्ययन। ओई को सम वितरण की रेखा कहा जाता है, चूंकि यह ऐसी स्थिति में लागू होता है जहां शीर्ष 20% लोग कुल आय का 20% अर्जित करते हैं और शीर्ष 60% कुल आय का 60% अर्जित करते हैं। ABCDE वक्र इस रेखा में जितना अधिक दूर होता है वितरण में, उतनी ही अधिकांश असमानता होती है। यदि यहाँ पर 2 या 2 से इससे अधिक वक्र हैं तो वह वक्र जो ओई रेखा से जितना अधिक दूर होगा उसमें उतनी ही अधिक असमानता होगी। सारांश, यदि परास समझने तथा परिकलन के लिए सबसे सरल है, लेकिन यह चरम मानों से अनुचित रूप से प्रभावित होता है। चतुर्थ विचलन चरम मानों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि यह आंकड़ों के केवल मध्यवर्ती 50% आंकड़ों पर आधारित होता है। परंतु चतुर्थक विचलन का निर्वाचन बहुत कठिन होता है। माध्य विचलन और मानक विचलन दोनों ही मानों के अपने औसत से विचलनों पर आधारित होते हैं। माध्य विचलन औसत से विचलनों के औसत को परिकलित करता है, लेकिन विचलनों के चिन्हों की ऋणात्मक तथा धनात्मक उपेक्षा करता है। इसी कारण यह अंकगणित प्रतीत होता है। मानक विचलन माध्य से औसत विचलन के परिकलन का प्रयास करता है। माध्य विचलन की भांति यह भी सभी मानों पर आधारित होता है एवं इसका प्रयोग उच्चतर सांख्यिकी संख्याओं में भी होता है। यह परिक्षेपण के माप के लिए सामान्य रूप से प्रयुक्त होता है। पुनर्परावर्तन परिक्षेपण की माप किसी आर्थिक चर के व्यवहार के बारे में हमारे ज्ञान को वृद्धि करता है। परास तथा चतुर्थक विचलन मानों के प्राचरण पर आधारित होता है। माध्य विचलन एवं मानक विचलन औसत से मानों के विचलन पर आधारित होते हैं। परिक्षेपण के माप निरपेक्ष या सापेक्ष हो सकते हैं। निरपेक्ष मापों का उत्तर उन्हीं इकाइयों में होता है जिसमें आंकड़ों को व्यक्त किया जाता है। सापेक्ष माप उन इकाइयों से मुक्त होते हैं जिनमें आंकड़े व्यक्त किए जाते हैं और इसीलिए ये विभिन्न चरों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। वक्र के आकार में परिक्षेपण अनुमान प्रस्तुत करने वाली आरेखीय विधि को लॉरेंज वक्र कहते हैं।